अभी हम क्लास 12th की किताब पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गद्य खंड। गद्य खंड में एक हमारी छोटी सी कविता दी हुई है, शिक्षा और स्वतंत्रता। शिक्षा और स्वतंत्रता, बच्चों को स्वाधीन बनाओ। ये जो कविताएं हमारी प्रेमचंद जी की है, ये कविता हम पढ़ेंगे। बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने, बच्चों में क्या होनी चाहिए? स्वाधीनता के भाव, माने किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, बच्चा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। कितनी अच्छी बात कही गई है कि अगर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है तो जितनी जल्दी हो उन बच्चों को कुछ काम करने दिया जाए, उनके लिए कुछ काम बांट देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे संरक्षक हैं, वो लाड़ प्यार में हमें काम से दूर रखते हैं कि अभी बच्चा है, काम नहीं कर पाएगा। ये उनकी गलत फहमी होती है। जितनी जल्दी हो, प्रेमचंद जी ने कहा है कि जितनी जल्दी हो उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्म संयम का उदय हो। माने कोई व्यक्ति हमें बाहरी दबाव बनाए हम पर, उससे अच्छा है कि हम खुद आत्म संयम हो। माने खुद के विचारों पर, खुद के कार्य पर, अपने आप पर क्या होगा? संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है। सच्चा स्वाधीन आदमी हम किसे कहते हैं? जो खुद की आत्मा के संयम, खुद की जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन खुद की आत्मा के शासन से, खुद के विचारों से संयमित, माने उसका कंट्रोल में हो जाता है, उसके संयम में हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। माने खुद वो व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाता है। किसी शिक्षक को उस बच्चे से पढ़ने की, कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो बच्चा खुद अभिप्रेरित या मोटिवेट रहता है। वो अपने कार्य को क्या करके लाता है? टाइम पर करके लाता है, समय से उस कार्य को करता है, अगर उसे कुछ कार्य करने के लिए समय से दिया जाए तो। ये हमारी छोटी सी कविता थी जो हमारे प्रेमचंद जी के द्वारा बच्चों के लिए बताई गई है। चैप्टर दिया हुआ है भक्तिन, और उस भक्तिन चैप्टर के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। भक्तिन चैप्टर की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ये जो फारुखाबाद है कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन से राज्यों में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा। यामा जो रचना है वो क्या है? इनका काव्य संग्रह है। अनेक बार होता क्या है कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा के एक काव्य संग्रह का नाम बताएं। तो अगर काव्य संग्रह पूछा जाता है तो आपको यामा लिखना है। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर, ये इनका निबंध संग्रह है। अगर पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह का नाम बताएं तो महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह का नाम है भारतीय संस्कृत के स्वर। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। मेरा परिवार इनका संस्मरण या रेखा चित्र है।
तो ये जो अपनी बुक में जितनी भी रचनाएं दी गई हैं आपको लर्न या याद होनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे किसी भी रचना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसमें दिया हुआ है प्रमुख पुरस्कार, इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला पुरस्कार मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था यामा संग्रह के लिए। जिन्होंने एक रचना की आपने पहले पढ़ी थी, इसका नाम था काव्य संग्रह यामा। तो यामा की जैसे ही उन्होंने रचना की तो वो रचना इतनी श्रेष्ठ थी कि उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था कब मिला था? सन 1983 माने 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद एक पुरस्कार और मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ये जो पद्म भूषण पुरस्कार है सन 1956 में मिला था। और हमारी जो महादेवी वर्मा लेखिका हैं उनकी डेथ या निधन या मृत्यु सन 1987 सन 1987 इलाहाबाद या प्रयागराज, अभी वर्तमान में इसका नाम बदल चुका है प्रयागराज। ये जो इलाहाबाद और प्रयागराज है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। अभी इन्होंने कहा है कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है। वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया। कितनी अच्छी बात कही है महादेवी वर्मा ने कि संसार के मानव समुदाय में, संसार में जितने भी मनुष्य हैं पूरे समूह में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान माने वही श्रेष्ठ स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है। ये कितना बड़ा शब्द कह दिया कि उसी व्यक्ति को हम जीवित मानेंगे जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास किया हो। समुचित विकास का अर्थ होता है समूचा विकास। समूचा विकास का मतलब है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संपूर्ण विकास हुआ हो, उसे ही हम कह सकते हैं कि वह मनुष्य जीवित है। और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो, उस व्यक्ति को ही जीवित कहा जा सकता है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ स्थान पा सकता है जो अपने व्यक्तित्व द्वारा माने अपने कार्य के द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक माने होता है प्रेममयी, रागात्मक के अतिरिक्त माने अलावा बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो, माने बुद्धि से भी उन्होंने लोगों से संबंध जोड़ा। आगे है साहित्य सेवी और समाज सेवी। इन्होंने साहित्य में काम किया है और इसके बाद समाज के लिए भी इन्होंने अनेक कार्य किए हैं। दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। साहित्य सेवी और समाज सेवी में महादेवी वर्मा सब सर्वश्रेष्ठ रही हैं। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी की दिखाई राह पर, महात्मा गांधी की राह पर चले, महात्मा गांधी के कदमों पर चले, महात्मा गांधी ने जो रास्ता बताया उस पर चले, दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर संपूर्ण जीवन बिता दिया। उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के कल्याण के क्षेत्र में निरंतर माने लगातार कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने
नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से, माने पहले क्या था कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, तो इन्होंने महिलाओं के पढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भरकस माने भरपूर भरपूर प्रयास किया। नारी समाज के शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इन्होंने नारी माने महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक विद्यापीठ बनाया, एक विद्यालय की स्थापना की, उसका नाम था प्रयाग महिला विद्यापीठ। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। साहित्य में महादेवी वर्मा जी है, उनकी जो प्रतिभा है किसके रूप में रही है? बहुमुखी प्रतिष्ठा, बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा मानी होती है इनका चारों ओर से विकास हुआ है। ऐसा नहीं है किसी एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, ये सभी क्षेत्रों में, सामाजिक साहित्यिक सभी में श्रेष्ठ मानी जाती हैं महादेवी वर्मा जी। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती, ये भी बहुत श्रेष्ठ वाली बात है कि जो महादेवी वर्मा हैं वे कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक हैं आपके सुमित्रानंदन पंत, एक हैं आपके जयशंकर प्रसाद, एक हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद आपके हैं महादेवी वर्मा। तो छायावाद का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छायावाद के 4 स्तंभों के नाम बताइए, तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभों में भी महादेवी वर्मा का नाम सबसे श्रेष्ठ स्थान पर है। तो अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्र के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। अप्रतिम गद्यकार माने होता है जिनके समान कोई है ही नहीं, गद्य में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अप्रतिम मान जिनके समान किसी की प्रतिमा है ही नहीं। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिमा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई। कविता के क्षेत्र में और गद्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में और गद्य के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में इनकी जो प्रतिभा है अलग अलग स्वभाव लेकर के प्रकट हुई है, प्रकट हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना पीड़ा को व्यक्त करती हुई, कविताओं में क्या करती हैं? अपनी आंतरिक माने मन के अंदर जो वेदना माने दुख है, पीड़ा माने भी दुख है, उसे क्या करती हैं? प्रकट करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। अभिमुख माने होता है किसी की ओर मुख किए हुए, अभिमुख माने किसी की ओर मुख किए हुए दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान है, माने गद्य में वे क्या हैं? गहरे सामाजिक माने समाज से अधिक जुड़ी हुई हैं। समाज की कुरीतियों, शोषित वर्ग का कैसे शोषण कर रहा है उसका वर्णन इन्होंने अपने गद्य में किया है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां, ये क्या है? इनकी रचनाएं आपने अभी ऊपर पढ़ी थी, श्रृंखला की कड़ियां। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है। ये जो श्रृंखला की कड़ियां रचना है इनकी 1942 माने 1942 में प्रकाशित हुई। उस समय की अद्वितीय माने इसके समान कोई रचना नहीं थी, जिसके समान किसी की तुलना नहीं हो रही थी। एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की
भव्य प्रस्तावनाएं, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावनाएं। स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना का मतलब है, स्त्री विमर्श का सबसे पहले अर्थ है कि स्त्रियों की जो समस्याएं हैं, स्त्रियों के साथ में स्त्रियों का जो शोषण हो रहा है, उसको इन्होंने साहित्य में वर्णित किया है। भव्य प्रस्तावना है उनकी संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी माने मर्मज्ञ माने मर्म को जानने वाली मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती हैं। साधारण में क्या करती हैं? असाधारण तत्वों का संधान करती हैं। इस प्रकार या इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। इसलिए उन्होंने जो पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिनका शोषण हुआ है, उनको उन्होंने क्या किया है? अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व माने नायक का माने मुख्य, गायक का माने मुख्य स्थान दिया है शोषितों को। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई।